पिछले लेक्चर में हमने अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ना शुरू किया था, विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं? जो विलयन में उपस्थित विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो 4 अणुसंख्या गुणधर्म हमने पढ़े थे, 4 लिखे हैं। पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन और चौथा परासरण दाब, जिसमें से 2 गुणधर्मों को हम पिछले लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पहला था, जिसमें हमने क्या देखा था कि शुद्ध विलायक मतलब वाष्प दाब में होने वाला अवनमन किसको बोलते हैं? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसको बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यानी शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का जो वाष्प दाब है वो कितना कम हुआ है, जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है? XB, यानी विलेय के मोल अंश के बराबर है। यह समीकरण हमारा वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के अंदर निकल करके आया था। फिर हम चूंकि जानते हैं कि हमें जो अवाष्पशील विलेय है उसका अणुभार ज्ञात करना होता है। किससे? अणुसंख्या गुणधर्मों से। जो आपने अवाष्पशील विलेय मिलाया है विलयन बनाने के लिए, उसका अणुभार अगर हम ज्ञात करना चाहें, अज्ञात है वो विलेय, तो अणुभार ज्ञात करने के लिए हम इस समीकरण को और अगर आगे खोलते हैं तो हमारे पास ये समीकरण निकल करके आता है, जहां पर Mb क्या है? विलेय का अणुभार, Wb विलेय का द्रव्यमान, Ma विलायक का मोलर द्रव्यमान और Wa विलायक का द्रव्यमान। तो इस तरह से Mb को आप इस समीकरण से कैलकुलेट कर पा रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने देखा। दूसरा अणुसंख्या गुणधर्म हमने लिया था क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन का मतलब शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक में जब अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का जो क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है, क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। यानी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से ज्यादा प्राप्त होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक उन्नयन। जो ये वृद्धि हुई है उसको क्वथनांक उन्नयन बोलते हैं। जिसको जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी का मतलब है टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी तो है विलयन का क्वथनांक और टीबी नॉट किसका है? शुद्ध विलायक का। तो डेल्टा टीबी वो होता है। और इसका जो वैल्यू है वो कैसे निकल करके आता है? तो हमने बहुत लंबी डेरिवेशन पढ़ी थी और उसके बाद हमारे पास समीकरण निकल गया था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। यहाँ केबी क्या है? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और एम क्या है? उस विलयन की मोललता। ठीक है। और मोललता को और आगे हम खोलते हैं तो क्या निकल के आता है? मोललता क्या होती है? विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, किसमें? किलोग्राम में। तो विलेय के मोल को आप क्या लिख सकते हैं? विलेय को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान होता है WA, तो यहां पर किसमें दिया हुआ होता है? ग्राम। विलेय का मोलर जो विलायक है उसका द्रव्यमान हमें किलोग्राम में नहीं दिया होता, ग्राम में दिया होता है, इसलिए हम किलोग्राम में बदलने के लिए उसको 1000 से और डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये लास्ट फाइनल समीकरण निकल करके आता है क्वथनांक उन्नयन का डेल्टा टी बराबर केबी डब्ल्यू बी बटी एम बी गुणा WA और ये 1000। तो इस समीकरण के माध्यम से MB यानी कि अवाष्पशील विलेय का अणुभार भी आप ज्ञात कर सकते हैं, क्वथनांक उन्नयन का मान यदि आपको पता है तो। और ये स्थिरांक आया था मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, जो प्रत्येक विलायक के लिए जिसका मान निश्चित होता है। अब हमें क्या करना है? एक छोटा सा टॉपिक और है, छोटा सा ऐसे ही है कि जो ये मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है उसके और विलायक के जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है उसके बीच में वॉन हॉफ नामक वैज्ञानिक ने, वॉन हॉफ वैज्ञानिक का नाम है, उसने एक संबंध स्थापित किया। किसके बीच में? विलायक जो आपने लिया है, विलायक की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा बोल देते हैं, और जिसको हम डेल्टा H वेपराइजेशन ऐसे बोल सकते हैं, या हिंदी में लिख दो वाष्पन। और किसके बीच में? विलायक केबी के बीच, विलायक के मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी के बीच में एक समीकरण दिया संबंध बताने वाला। वो समीकरण क्या था? आप डायरेक्ट याद करेंगे, केबी बराबर है ना MA विलायक का मोलर द्रव्यमान RT/B² अपॉन में डेल्टा H वाष्पन की गुणा 1000। ये एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट निकाला हुआ है, बुक में भी डायरेक्टली दिया हुआ है और हमें भी इसको ऐसे ही याद करना है, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या याद करेंगे? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक जो है उसके बीच और जो विलायक है उसकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बीच क्या संबंध होता है। तो संबंध को दर्शाने वाला जो समीकरण है वो ये है, विलायक का मोलर द्रव्यमान गुणा R गैस स्थिरांक है ना 0.0821, जिसकी वैल्यू होती है TB क्या है? विलयन का क्वथनांक उसका स्क्वायर बटे डेल्टा H यानी वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा गुणा 1000। तो इसके द्वारा आप KB निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना नहीं होता है हमें। जो KB जो स्थिरांक है
वो कैसे निकल करके आता है किसी विलायक के लिए, उसके बारे में बताया गया है। तो ये हमारा दूसरा अणुसंख्या गुणधर्म हो गया था, जिसको हमने कहा था क्वथनांक उन्नयन, जिसके सहायता से आप अवाष्पशील विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं वो फॉर्मूला फाइनल ये होता है। बाकी जो काम आने वाला फॉर्मूला ये है, और उसको आगे खोलेंगे तो ये, बाकी इसकी डेरिवेशन से हमें कोई मतलब नहीं है कैसी हुई थी, हालांकि हमने निकाली थी, लेकिन कैसे होती है उससे कोई काम नहीं है। इसके बाद अगला जो तीसरा अणुसंख्या गुणधर्म हम पढ़ेंगे वो होगा हिमांक अवनमन। पहला पढ़ लिया हमने क्या, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा हमने पढ़ लिया क्वथनांक उन्नयन, और तीसरा क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन या हिमांक का अवनमन। तीसरा अणुसंख्या गुणधर्म है आपका हिमांक अवनमन। जिस प्रकार क्वथनांक उन्नयन था उस प्रकार हिमांक अवनमन। तो क्वथनांक में जिसकी परिभाषा ली थी क्वथनांक की क्या होता है, उसी प्रकार हम हिमांक की परिभाषा लेंगे। तो क्वथनांक तो क्या होता है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसको उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। उसी प्रकार हिमांक क्या होता है, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्था दोनों के जो वाष्प दाब हैं वो क्या हो जाएं, एक समान हो जाए। ठोस और द्रव, एक ही पदार्थ की जो ठोस और द्रव अवस्था है उनके वाष्प दाब जो है एक समान जिस ताप पर प्राप्त होते हैं, उस ताप को उस द्रव का या उस पदार्थ का क्या बोलते हैं, हिमांक। सामान्य शब्दों में हम लें तो हिमांक का मतलब होता है वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है। ठीक है, जैसे हम एक पदार्थ ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, तो जल की द्रव अवस्था है ना, और जो है ठोस अवस्था जिसको हम बर्फ कहते हैं, वो एक दूसरे के साथ सामने में जिस ताप पर रहती है, तो हम जानते हैं जल को बर्फ में बदलने के लिए हमें उसे ठंडा करना पड़ता है, उसके तापमान में कमी करनी पड़ती है। तो जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही 0 डिग्री सेल्सियस का जल भी होता है और 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ भी होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही जो जल है उसका ताप कम नहीं होता है, फिर वो किस में बदलता है, बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ताप कम नहीं होता। जो जल है वो पूरी तरह से किस में बदल जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में बदल जाएगा। तो जल से बर्फ में बदलने के दौरान इसका तापमान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इस समय पर ये जो ताप है जिस पर ये दोनों अवस्थाएं बदल रही है, इस समय पर इन दोनों अवस्थाओं के वाष्प दाब भी समान होते हैं, और इस ताप को हम क्या नाम दे देते हैं, हिमांक। ठीक है, हिमांक और गलनांक एक ही होते हैं। अगर द्रव ठोस में बदल रहा है तो यानी जम रहा है ना, तो इसको हिमीकरण होना, हिम मतलब बर्फ में बदलना, तो इसको हिमांक कह देते हैं। और अगर ठोस द्रव में बदल रहा है यानी बर्फ जल में बदल रही है तो पिघल रहा है, इसका मतलब हम इसको गलनांक कह देते हैं। बाकी दोनों की वैल्यू एक ही होती है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ भी होती है और 0 डिग्री सेल्सियस का पानी भी होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में रहते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई हिमांक की। अब हिमांक में अवनमन से हमारा क्या अर्थ है, तो जब भी अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, देखो एक तो शुद्ध विलायक है हमारा, और इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया तो ये क्या बन गया, विलयन। तो विलायक में जब भी अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक की तुलना में क्या प्राप्त होता है, कम। यानी इसका जो, ये मान लो इसका है PA0 और इसका क्या है, PA, तो हम जानते हैं PA इज लेस देन क्या होता है, PA0। यानी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम होता है, ये हमने राउल्ट के नियम में देखा। ठीक है, तो इस प्रकार अवाष्पशील विलेय अगर मिला दिया शुद्ध विलायक में तो जो विलयन बनेगा उसका क्वथनांक क्या होता था, बढ़ता था। हमने क्वथनांक उन्नयन वाले टॉपिक में देखा था कि वाष्प दाब घटने की वजह से क्वथनांक में वृद्धि होती थी, तो उसको बोला था हमने क्वथनांक उन्नयन। यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर अगर आप किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में कमी आएगी, और वाष्प दाब में कमी आने पर जो विलयन जो बना है आपका वो जितने ताप पर शुद्ध विलायक जम रहा था उससे भी कम ताप पर जमेगा, है ना। जैसे कि आप जल की बात कर लें तो जल शुद्ध जल है, तो शुद्ध जल का हिमांक आ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, या हम इसको बोल सकते हैं 273 केल्विन। ठीक है, अब इसके अंदर हमने मान लो कुछ मिला दिया, नमक मिला दिया, और ये क्या बन गया, विलयन बन गया, नमक का जलीय विलयन। तो विलयन बन गया, तो इस विलयन का जो हिमांक आएगा वो 0 डिग्री नहीं होगा, वो इससे कम होगा। जैसे -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, या हम इसको केल्विन में कहें तो 271 केल्विन हो गया, -3 डिग्री सेल्सियस हो गया, या 270 केल्विन हो गया। यानी विलयन का जो हिमांक है वो शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या प्राप्त हो रहा है, कम प्राप्त हो रहा है। मतलब शुद्ध विलायक जितने ताप पर जम रहा था, विलयन बनने के पश्चात और भी कम ताप देना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, जमेगा।
आपने देखा होगा कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं जैसे कश्मीर वगैरह, वहाँ पर सड़कों पर बर्फ़ जब गिर जाती है तो उस बर्फ़ को वैसे तो हटाते ही हैं बुलडोज़र वगैरह से, तो एक और तरीका होता है बर्फ़ को हटाने का, उस पर नमक डाल दिया जाता है। तो नमक डालने से क्या हो गया, वो विलियन बन गया, मतलब नमक और जो बर्फ़ है दोनों मिक्स हो गए, तो वो विलियन बन गया। पहले शुद्ध जल था, अब उसमें नमक के कण भी आ गए, तो नमक के कण मिलने पर जो है उस जल का हिमांक और कम हो जाएगा। तो यानी कि अब वो जो बर्फ़ 0 पर जम रही थी, अब उसको 270 के मतलब माइनस का टेम्परेचर चाहिए, जो कि वहाँ पर उस टाइम उपलब्ध नहीं है, तो फिर वो पिघलना शुरू हो जाती है ना। तो विलियन का जो हिमांक है वो कम होता है शुद्ध विलायक से, तो कम होने की वजह से पिघलना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह हम कह दें हिमांक को हम प्रदर्शित करते हैं TF से, है ना। तो शुद्ध विलायक का हो जाएगा TF नॉट और विलियन का क्या हो जाएगा TF। तो TF जो है वो TF नॉट से हमेशा क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन, डेल्टा TF। तो डेल्टा TF कैसे निकल करके आएगा, कमी कैसे निकालेंगे आप, तो डेल्टा TF यानी हिमांक में अवनमन बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक जो ज्यादा वाला है वो माइनस जो कम वाला है विलियन का हिमांक, और जो ये अंतर आएगा उसी को क्या बोल देंगे हम, हिमांक में अवनमन, यानी हिमांक में इतने की कमी हुई है। जैसे वाष्प दाब में अवनमन कैसे लिखते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलियन का वाष्प दाब, यानी PA नॉट माइनस PA। तो उसी तरह यहाँ पर डेल्टा TF यानी हिमांक में अवनमन बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक जिसको हमने TF नॉट से प्रदर्शित किया है माइनस विलियन का हिमांक जिसको हम TF से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है हिमांक में अवनमन। अब हिमांक में अवनमन किसके समानुपाती होता है, राउल कहता है कि हिमांक में अवनमन जो है वो वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। जैसे हिमांक वाले वो क्वथनांक वाले देखा था ना, क्वथनांक में उन्नयन वाले में, वैसे यही है। क्वथनांक में उन्नयन वाले में क्या देखा था हमने कि क्वथनांक में जो उन्नयन हो रहा है यानी क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही है वो समानुपाती होती है वाष्प दाब में जो अवनमन होता है ना उसके। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो हिमांक में अवनमन हुआ है वो भी समानुपाती होता है वाष्प दाब में अवनमन की, मतलब वाष्प दाब में जितनी कमी होगी हिमांक भी उतना ही घटेगा, है ना। और राउल्ट के नियम से हम जानते हैं, राउल्ट का नियम कह दो या राउले का नियम कह दो, कि जो वाष्प दाब में अवनमन है वो किसके समानुपाती होता है, विलेय के मोल अंश के, XB के समानुपाती होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, वही सेम डेरिवेशन है जो क्वथनांक में उन्नयन वाले टॉपिक में पढ़ी थी, सेम डेरिवेशन है। डेल्टा TF समानुपाती हो जाएगा किसके, XB के, ठीक है, यानी विलेय के मोल अंश के समानुपाती होगा हिमांक में अवनमन। और वही बात वही समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो डेल्टा TF बराबर, यहां पर भी एक नियतांक K लगा देंगे हम, और ये XB। अब चूंकि हम जानते हैं XB बराबर क्या होता है, विलेय के मोल, मतलब जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोल बटे कुल मोल, तो विलेय प्लस विलायक के मोल, है ना, ये होता है ना, किसी का भी मोल अंश निकालते हैं तो उसके मोल बटे कुल मोल। अब चूंकि हम जानते हैं, सॉरी ये हमने जो क्वथनांक उन्नयन वाले टॉपिक में जैसा किया था वैसा यहाँ पर करेंगे। हम जानते हैं तनु विलयनों के लिए क्या होता है, तनु विलयनों के लिए NB इज लेस देन NA। तो हम क्या लिख सकते हैं, XB बराबर, इसको नगण्य मानकर छोड़ देंगे क्योंकि NA की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उससे NB अगर थोड़ा सा जुड़ेगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो NB बटे NA ही रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया, डेल्टा TF बराबर K और NB बटे NA, यानी विलेय के मोल बटा विलायक का मोल। अब मोल को हम, चूंकि हमें क्या निकालना होता है, अणुभार वगैरह निकालने होते हैं, तो अब इसको और आगे खोलेंगे। सिंपल है बिल्कुल, जिस तरह पहले करते आ रहे थे वैसे ही चलेंगे। डेल्टा TF बराबर K तो ऐसे ही है ही, NB क्या होता है, विलेय के मोल, तो विलेय के मोल क्या हो जाएंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, बटा NA क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान, WA बटे MA, ठीक है। अब इसको और थोड़ा इस तरह से लिख लेते हैं, डेल्टा TF बराबर K और ये MA ऊपर आ जाएगा तो MA को यहाँ लिख दिया गुणा ये WB ऊपर है ही बटे MB नीचे और इधर ये WB नीचे, वो WA नीचे, ठीक है। अब उसी की तरह क्वथनांक में उन्नयन की तरह ही जो ये स्थिरांक आया था समानुपाती स्थिरांक, ये विलायक के लिए है और ये किसका अणुभार है, विलायक का, जो कि फिक्स होते हैं किसी एक विलायक के लिए। तो ये भी नियतांक है, ये भी नियतांक, क्योंकि विलायक तो फिक्स है, उसके अंदर विलेय मिला रहे हैं आप, तो ये दोनों ही नियत राशियां हैं, तो ये एक नया नियतांक बन जाता है KF। जिस तरह वहां पर K भी बन रहा था, यहां पर बनता है KF। F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, वहां B फॉर बॉइलिंग पॉइंट था,
तो KF नया नियतांक बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्मूला आ जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, KF डॉट WB बटे MB इंटू WA, ये हो गया। यहाँ पर KF क्या चीज़ हो जाएगा, वही नियतांक है ये, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। मतलब जो काम हो रहा है उसी के जैसा इसका नाम है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक होता है, जो विलायक पे डिपेंड करता है, कैसा विलायक लिया है। प्रत्येक विलायक के लिए इसका मान निश्चित होगा, जो प्रश्न अगर आता है तो उसमें दिया जाएगा इसका मान। ठीक है, अब हम जानते हैं, चूंकि ये तो देखो क्या हो गया, विलेय के मोल WB बटे MB, यानी विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो विलेय के मोल हो गए, और ये किसका द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान क्या कहलाता है, मोललता। ये सांद्रता की एक इकाई निकल करके आ गई, मोललता होती है। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्मूला, तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल m, है ना। तो नया समीकरण निकल करके आ गया हमारे पास छोटा सा, कि हिमांक में जो अवनमन है डेल्टा TF वो बराबर होता है विलायक के हिमांक अवनमन स्थिरांक और उसकी विलयन की मोललता के गुणनफल के बराबर होता है। वहाँ पर जो क्वथनांक उन्नयन वाला टॉपिक था, वहाँ पर इसमें KF की जगह KB था और बाकी वही विलयन की मोललता थी, तो वहाँ पर इसका मान दिया जाता था KB का, और यहाँ इसका मान दिया हुआ होगा। बाकी वहाँ पर डेल्टा TB था, जिसका अर्थ क्या होता है, TB माइनस TB नॉट, और यहाँ पर डेल्टा TF है, जिसका अर्थ होता है TF माइनस और TF नॉट माइनस TF। तो ये हिमांक अवनमन का फाइनल हमारे पास समीकरण आ गया। अब हमें निकालना होता है इसमें वही अवाष्पशील विलेय का अणुभार। तो अवाष्पशील विलेय का अणुभार वैसे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि किलोग्राम में नहीं दिए हुए होते, तो अब इसी को वापस खोल लेंगे हम, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, अवाष्पशील विलेय का अणुभार निकालना है हिमांक अवनमन वाले सूत्र से। सूत्र क्या है, हिमांक अवनमन यानी डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल m। यहाँ स्मॉल m क्या है, मोललता। तो अवाष्पशील विलेय का अणुभार यानी Ma हमें निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं, देखो डेल्टा TF क्या होता है, आप डेल्टा TF लिख दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं TF नॉट माइनस TF, एक ही बात है, KF, है ना। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल जो फॉर्मूला हम जानते हैं मोललता का विलयनों के लिए जो नॉर्मली यूज में लेते हैं, वो क्या है, विलायक के मोल बटे विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय के मोल क्या होते हैं, WB बटे MB, ये तो विलेय के मोल हो गए, गुणा विलायक का द्रव्यमान यानी WA, ये विलायक का द्रव्यमान हो गया किसमें, ग्राम में, है ना। मतलब किलोग्राम में होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ग्राम में होता है, तो हम इस ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 1000 का भाग करते हैं, तो 1000 कहाँ जाते हैं, ऊपर। तो ये एक और फॉर्मूला बन के आ गया, वही फॉर्मूला है, बस हमने क्या किया है, यहाँ पर अगर ग्राम में हो तो 1000 से और गुणा कर देते हैं। जो अभी फॉर्मूला दिखा था यहाँ पे वही है ये, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, हमें निकालना है विलेय का अणुभार, सॉरी MA नहीं MB होता है ना। तो विलेय का अणुभार निकालना है MB, तो बस आप MB निकाल लेंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे, KF इंटू WB बटे डेल्टा TF इंटू WA, और ये गुणा 1000 है, बस इस तरह से निकल जाएगा ये अवाष्पशील विलेय का अणुभार। तो अवाष्पशील विलेय का अणुभार इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, हिमांक अवनमन के द्वारा निकाल सकते हैं। और एक जो चीज़, ये फॉर्मूला यहीं पर कंप्लीट हो गया, इससे सवाल बनते हैं, हम कर लेंगे ना लास्ट में। ये पूरा चारों अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ने के पश्चात इनके जो अवाष्पशील विलेय के अणुभार निकालने वाले जो फॉर्मूले हैं उनको एक साथ करके उन्हीं को याद करना है, इनकी डेरिवेशन से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो एक तो ये था, और एक लास्ट में मतलब क्वथनांक उन्नयन में जो जो चीज़ें पढ़ी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ी जाएंगी, ठीक है। और उसमें इसमें थोड़ा अंतर है, उसमें बढ़ता है क्वथनांक विलयन का शुद्ध विलायक की तुलना में, इसमें कम हो जाता है, बस। तो उल्टी हो जाएंगी चीज़ें, जो आगे आ रहा था वो पीछे, पीछे आ रहा था वो आगे। तो हिमांक अवनमन के लिए भी हमें क्या लेना है, जो KF, जिसे KB का मान, KB का संबंध हमने किससे निकाला था, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से। उसी प्रकार आपको द्रव ठोस में बदल रहा है ना। तो ठोस का द्रव में बदलना कहलाता है गलन, और द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन। तो यहाँ पर पिघल रहा है, तो यहाँ पर हम नई चीज लेंगे, KF व विलायक जो है, विलायक के गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा कह दो या प्रसुप्त ऊष्मा कह दो, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा H, और गलन लिख दो या फ्यूजन लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है, उसी की तरह याद करेंगे, जैसे वहां पर क्या था KB, और यहां पर क्या था MA,
और टी बी स्क्वायर एम ए आर टी बी स्क्वायर था, तो यहाँ पर भी एम ए हो जाएगा, आर हो जाएगा, टी बी की जगह क्या आ जाएगा टी एफ, उसका स्क्वायर बटे यहाँ पर क्या था डेल एच गलन था, वाष्पन था वहाँ पे, यहाँ पर गलन की गुप्त ऊष्मा आ जाएगी गुणा 1000। मतलब दोनों फॉर्मूले एक जैसे होंगे। पहले वाला फॉर्मूला क्या था, के बी बराबर एम ए आर टी बी स्क्वायर बटे डेल्टा एच, यहाँ बस वाष्पन था और गुणा 1000। मतलब वहाँ पर चूंकि द्रव वाष्प में बदल रहा था इसलिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लिखा था हमने, यहाँ पर जो ठोस है वो द्रव में बदल रहा है इसलिए गलन की गुप्त ऊष्मा लिखेंगे। वहाँ पर हिमांक क्वथनांक था इसलिए टीबी का स्क्वायर लिया था, यहाँ पर हिमांक है यहाँ इसलिए हम यहाँ पर टीएफ का स्क्वायर लेंगे। ये कोई काम नहीं आता है, बस ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, तो ये देख लेंगे आप। तो इस प्रकार हमारे जो 4 अणुसंख्या गुणधर्म थे उनमें से 3 हमने आज पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, मतलब 2 पहले पढ़ चुके हैं, एक आज हो गया। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, इन तीनों से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनके जो फॉर्मूले हैं उनसे। लेकिन क्वेश्चंस में कई चीज़ें जैसे डायरेक्ट समझ में नहीं आती, इसलिए हमें इनकी डेरिवेशंस भी पता होनी चाहिए, किसको क्या बोलते हैं, किसकी वैल्यू क्या होती है, एम ए का मतलब क्या है, डब्ल्यू बी का मतलब क्या है, ग्राम में दे रखा है, किलोग्राम में लेना है, ये सब सांद्रता किस रूप में दे रखी है, ये सब चीज़ें हमें पता होती है, तब जा करके हम सवाल कर पाते हैं। इसलिए पूरी डेरिवेशन का ज्ञान होना जरूरी है। बाकी याद आपको केवल क्या करना है, फाइनल जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है, फाइनल जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है, केवल वही याद रखना है। तो 3 हो गए। अब चौथा जो अणुसंख्या गुणधर्म है वो है परासरण दाब। चौथा वाला क्या है, परासरण दाब। परासरण दाब का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही।